आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज हम इस लेक्चर में अनुसंधान का अर्थ, अनुसंधान की परिभाषाएं तथा अनुसंधान की विशेषताएं का अध्ययन करेंगे। तो इंग्लिश में अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, री प्लस सर्च। री का अर्थ होता है बार बार तथा सर्च का अर्थ होता है खोजना, अर्थात रिसर्च का अर्थ हुआ बार बार खोज करना। अनुसंधान या शोध का अर्थ, मीनिंग ऑफ रिसर्च। शोध वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नई सूचनाओं एवं तथ्यों का विकास और संवर्धन होता है, ज्ञान के विभिन्न दृष्टिकोणों में समृद्धि होती है तथा कुछ नए विचारों के उद्भव के नए मार्ग खुल जाते हैं। यह किसी विषय की जांच पड़ताल की व्यवस्थित एवं संबद्धता पूर्वक, यानी एक दूसरे को आपस में जोड़े हुए क्रमबद्धता से आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। तथ्यों के खोजने का प्रयास, पुराने तथ्यों की पुनरावृत्ति तथा तथ्यों को सिद्धांतों में परिवर्तित करने की ऐसी प्रक्रिया है जिसका गहनता से अवलोकन किया जाता है। यह घटनाओं को पूर्णतः के साथ समायोजित करती है, जिसमें उन घटनाओं का अर्थ एवं महत्व को आसानी पूर्वक समझा जा सकता है। शोध में पुराने तथ्यों की जांच पड़ताल के साथ ही नए अनछुए क्षेत्रों के अध्ययन एवं अन्वेषण का कार्य भी संपन्न किया जाता है। इस प्रक्रिया में 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। नंबर 1 है नए आंकड़ों का संयोजन, यानी कि जो नए आंकड़े हैं हम इकट्ठे करते हैं। ज्ञात आंकड़ों के नए सिरों से व्याख्या करना, यदि हमारे पास ज्ञात मतलब पहले से शोध किए हुए हैं वो ज्ञात हैं, लेकिन उसमें भी नए सिरे से उसकी व्याख्या करना, यानी उसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उनकी समालोचना करना। और नंबर 3 है आंकड़ों को सिद्धांतों में परिवर्तन, यानी जो आंकड़े हैं उनका सिद्धांत बनाकर हम अपने शोध में प्रस्तुत करते हैं कि इस समस्या या इस शोध के टॉपिक को हमने इस तरह से इसके आंकड़े इकट्ठे किए हैं और ये आंकड़े हमारे प्रमाणिक हैं। अनुसंधान की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ रिसर्च। तो पहली परिभाषा है रेडमैन एवं मोरी के अनुसार, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयास ही अनुसंधान है। दूसरी परिभाषा है पीएम कुक के अनुसार, अनुसंधान किसी समस्या के प्रति ईमानदारी एवं व्यापक रूप में समझदारी के साथ की गई खोज है, जिसमें तथ्यों, सिद्धांतों तथा अर्थों की जानकारी दी जाती है। अनुसंधान की उपलब्धि तथा निष्कर्ष प्रमाणिक तथा पुष्टि योग्य होते हैं, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है। तीसरी परिभाषा है जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार, अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है, जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूप को सम्मिलित किया जाता है, जिसके फलस्वरूप निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। शोध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। शोध की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 वैधता, वैलिडिटी। शोध में सदैव वैधता होनी चाहिए। वैधता शोध की स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी को सुनिश्चित करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब तक हमारे शोध में वैधता ही नहीं होगी तो क्या हमारा शोध मान्य होगा? नहीं होगा। इसलिए शोध में वैधता का होना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 2 है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। शोध में विश्वसनीयता होनी चाहिए। विश्वसनीय होने से शोध को मान्यता मिलती है तथा उसे बिना किसी हिचक के अपनाया जाता है। यानी वैधता तो होनी चाहिए और साथ साथ में क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। भाई क्यों? क्योंकि जब तक हमें अपने शोध पर ही विश्वास नहीं होगा तो क्या हमारा शोध स्वीकार्य होगा? नहीं होगा। इसलिए वैधता के साथ साथ विश्वसनीयता भी होनी चाहिए।
नंबर 3 है सटीकता, एक्यूरेसी। शोध में सटीकता होनी चाहिए। जिस विषय वस्तु पर शोध किया गया है उसे बिल्कुल उचित या सटीक होना चाहिए। शोध पूर्णतः उसी विषय पर आधारित होना चाहिए जिस विषय पर शोध किया गया है। भाई सटीकता क्यों होनी चाहिए कि मान लीजिए हम किशोरावस्था पे शोध कर रहे हैं, तो भाई आंकड़े कहाँ के होने चाहिए, किशोरावस्था के होने चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था के आंकड़े इकट्ठे कर लिए और उसमें रख दिया जाए, तो यह शोध मान्य नहीं होगा। भाई शोध तभी मान्य होगा जब हम किशोरावस्था पे अगर बालकों पे अध्ययन कर रहे हैं तो सारी जानकारी या प्रमाण हमारे किशोरावस्था के ही होने चाहिए। चौथा है प्रयोग सिद्ध प्रवृत्ति, इम्पीरिकल नेचर। शोध की प्रयोग सिद्ध प्रवृत्ति का अभिप्राय है कि शोधकर्ता ने शोध कार्य में उचित वैज्ञानिक पद्धति एवं रीतियों का अनुपालन किया है। शोध के प्रत्येक चरण का अत्यंत सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिए तथा इसे दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। अर्थात यदि हमने अपने शोध में प्रयोग किए और प्रयोग प्रमाणिक नहीं है तो समझ लीजिए हमारा जो शोध है वो वैलिड नहीं होगा, और जब वैलिड नहीं होगा तो वह शोध मान्य भी नहीं होगा। पांचवा है व्यवस्थित उपागम, यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच। किसी भी शोध को संपन्न करने का यह एकमात्र उपागम है। इसके बिना कोई भी शोध कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। शोध कार्य में प्रक्रियाओं का एक व्यवस्थित चरण होता है जिनका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होता है। इसी वजह से यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक शोधकर्ता को अपने कार्य में व्यवस्थित चरणों का पालन अवश्य करना चाहिए। यानी शोध की एक प्रक्रिया होती है, नंबर 1 से लेकर नंबर 7 तक या 6 पॉइंट जितने भी आपके हों, 5 हैं, तो वह व्यवस्थित उपागम होने चाहिए। यानी एक एक करके ही उसके आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए। ऐसा नहीं है भाई निष्कर्ष पहले निकाल दिया हो और व्याख्या बाद में कर रहे हो। आखिरी और नंबर 6 है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। यह शोध की वह विशेषता है जिसे जनसंख्या के एक विशाल समूह पर लागू किया जा सकता है। जैसे कि जनसंख्या संबंधी कोई शोध कार्य किया जा रहा है तो ऐसी दशा में शोधकर्ता जनसंख्या के किसी छोटे हिस्से पर शोध करता है तथा उसी से प्राप्त आंकड़ों को संपूर्ण जनसंख्या के लिए आधार बनाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शोधकर्ता द्वारा प्राप्त आंकड़ों का सामान्यीकरण किया जा रहा है। मान लिया हमें कक्षा 10 के विद्यार्थियों पर अपना शोध लिखना है, लेकिन कक्षा 10 के विद्यार्थी हमारे देश में कितने होंगे? भाई बहुत सारे होंगे, जिन पे हम सबसे मिल भी नहीं सकते और इन पर हम शोध पूरा अपना कर भी नहीं सकते। इसलिए क्या करते हैं, हम एक शहर ले लेते हैं या मंडल ले लेते हैं, उसमें से भी कुछ चुनिंदा बच्चों को चुन लेते हैं, प्रतिदर्श कर लेते हैं, यानी सैम्पलिंग ले लेते हैं। वो ऐसी सैम्पलिंग लेते हैं ताकि वो हमारे पूरे शोध का प्रतिनिधित्व कर सकें। इसी को जनरलाइजेशन कहते हैं।